अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 12 लिम्स वाला। ठीक है, इसके अंदर हम लिम्स की ग्रोथ को और डेवलपमेंट को अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास चैप्टर स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। एट द एंड ऑफ फोर्थ वीक के एंड पे क्या होता है हमारे पास, फोर्थ वीक ऑफ डेवलपमेंट के लास्ट में लिम्ब बर्ड्स बिकम विजिबल एंड एज आउट पॉकेटिंग दैट फॉर्म द रिजेस ऑन द लेटरल बॉडी वॉल। ठीक है, लिम्ब बर्ड्स हमारे पास विजिबल होने लग जाते हैं और आउट पॉकेटिंग होने लग जाती है लेटरल बॉडी वॉल के ऊपर। ठीक है, आउट पॉकेटिंग मीन्स बाहर को उभरी हुई जो है ना वो सतह आपको बॉडी के ऊपर नजर आने लग जाती है, उसको हम कहते हैं आउट पॉकेटिंग। ठीक है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट वो कहता है बाय द फिफ्थ वीक लिम्स हैव अटेन्ड बर्ड स्टेज जो है फिफ्थ वीक होती है। ठीक है, उसके बाद उसने न्यू टर्म जो डिस्कस की है यहाँ पे वो है एपिकल एक्टोडर्मल रिज। ये क्या AER क्या होता है? ठीक है, तो एक्टोडर्म एट द डिस्टल बॉर्डर ऑफ द लिम्ब थिकनेस थिकन्स हो जाती है। ठीक है, मतलब जो एक्टोडर्म होती है वो डिस्टल बॉर्डर ऑफ लिम्ब से थिक हो जाती है और फॉर्म बना एपिकल एक्टोडर्मल रिज। ठीक है, अनडिफरेंशिएटेड जोन की बात की है। अनडिफरेंशिएटेड जोन क्या होता है कि यही जो रिज होती है एपिकल एक्टोडर्मल रिज एक्सर्ट्स एन इंडक्टिव इन्फ्लुएंस ऑन एडजेसेंट मेसेनकाइम। ठीक है, कॉजिंग इट टू रिमेन एज अ पॉपुलेशन ऑफ अनडिफरेंशिएटेड रैपिडली प्रोलिफरेटिंग सेल्स। मतलब जो सेल सही से डिफ्रेंशिएट नहीं होते, ठीक है, वो उसको हम कहते हैं अनडिफ्रेंशिएटेड जोन के अंदर है ये। ठीक है, नेक्स्ट उसने हमारे पास स्टाइलोपोड, जिगोपोड और ऑटोपोड का किया डिस्कस। स्टाइलोपोड क्या होता है? स्टाइलोपोड हमारे पास होते हैं, हम कहते हैं ह्यूमरस और फीमर वाली प्लेस को। ह्यूमरस होती है हमारी आर्म में और फीमर होती है हमारी लेग में। ठीक है, थाई वाले रीजन में। तो उस रीजन को अपर लिम्ब की अगर हम बात करें तो ह्यूमरस वाले रीजन को, आर्म वाले रीजन को हम कहते हैं स्टाइलोपोड, और लेग की बात करें तो थाई वाले रीजन को। जिगोपोड क्या होता है? रेडियस और अल्ना वाला रीजन या फिर टीबिया और फिब्यूला वाला, यानी कि हमारा फोर आर्म का रीजन या फिर हमारा लेग का रीजन। ठीक है, ऑटोपोड क्या होता है? कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और डिजिट्स जिसके अंदर होती हैं। हैंड के अंदर ये होता है, और फुट की बात करें तो टार्सल्स या डिजिट्स या फिर मेटाटार्सल्स जो होती हैं वो हम फुट के अंदर उससे कहते हैं ऑटोपोड। ठीक है, नेक्स्ट होती है वो लोअर लिम्ब से तकरीबन 1 to 2 डेज जो है ना वो पहले बन जाती है, मतलब फॉर्म हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर। जो लोअर लिम्ब होती है मतलब मीन्स अपर लिम्ब के 1 to 2 डेज बाद जाके बनती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या उन्होंने कहा है, जो कहते हैं कि अपर लिम्ब जो होती है वो हमारे पास रोटेट्स करती है 90 डिग्री लैटरली, और जबकि हमारे पास जो लोअर लिम्ब होती है वो रोटेट करती है 90 डिग्री मीडियली। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट उन्होंने डिस्कस किया है यहाँ पे हेलाइन कार्टिलेज मॉडल को। हेलाइन कार्टिलेज मॉडल में क्या होता है हमारे पास? एनकॉन्ड्रोल ऑसिफिकेशन। ठीक है, और एक होती है हमारे पास इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन। मैं आपको यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या होती है, एक होती है एनकॉन्ड्रोल ऑसिफिकेशन। ठीक है, और दूसरी होती है इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन। एनकॉन्ड्रोल ऑसिफिकेशन में क्या होता है कि हमारे पास सबसे पहले इससे बनती है मेसेनकाइम। ठीक है, मेसेनकाइम्स के बाद हमारे पास बनता है हेलाइन कार्टिलेज मॉडल। ठीक है, क्या बनता है? हेलाइन कार्टिलेज मॉडल। हेलाइन कार्टिलेज मॉडल से हमारे पास बनती है क्या होती है? प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर बनता है। प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर। प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर बनने के बाद, बर्थ के बाद, ठीक है, यहाँ पे हो जाती है बर्थ। आफ्टर बर्थ फिर हमारे पास क्या होता है? सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर बनता है। ठीक है, क्या बनता है? सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर। ठीक है, जब सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर बन जाता है तो उसके बाद हम जो है किसी भी चाइल्ड की बोन्स को देख के उसकी एज को बता सकते हैं। ठीक है, मतलब सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर बनने के बाद बोन्स की एज जो है वो डिटरमिन की जा सकती है। ठीक है, ठीक है, ये तो हमारे पास था एनकॉन्ड्रोल ऑसिफिकेशन। नेक्स्ट हमारे पास है इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन। ठीक है, इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन के अंदर ये सारे प्रोसेसेस नहीं होते, डायरेक्ट हमारे पास जो है ना वो बॉन्ड बन जाती है, डायरेक्ट बॉन्ड डेवलपमेंट। ठीक है, दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। हमारे पास एक एनकॉन्ड्रोल ऑसिफिकेशन होती है, एक इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन होती है। एनकॉन्ड्रोल ऑसिफिकेशन में सबसे पहले हमारे पास बनती है मेसेनकाइम। मेसेनकाइम से बनता है हेलाइन कार्टिलेज मॉडल। ठीक है, इसके हेलाइन बोन के स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास, ये मैं आपको यहाँ पे डायग्राम दिखाती हूँ बुक के अंदर। ये आपकी बुक के अंदर डायग्राम बनी हुई है, आपको यहाँ से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये सबसे पहले हमारे पास बनती है इस तरह से मेसेनकाइम बनती है, फिर उसके बाद हमारे पास इस तरह से ये हेलाइन कार्टिलेज मॉडल बनता है, कार्टिलेज बनता है। ठीक है, फिर उससे हमारे पास ऑस्टियोब्लास्ट में कन्वर्ट होती है। ये दरमियान में हमारे पास बनता है प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर। ठीक है, ये प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर भी ये और ज़्यादा स्प्रेड होता है, ये ज़्यादा ग्रो करती है बॉन। ठीक है, तो बॉन के एंड्स के ऊपर बनता है सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर, बिल्कुल पेरिफ्रीज के ऊपर। ठीक है, तो इस तरह से ये वाली बात मैंने आपको ये बताइए।
फिर यहाँ पे उन्होंने आपकी बुक के अंदर यही बात की हुई है इस पेज के ऊपर कि ऑसिफिकेशन ऑफ बोन्स ऑफ एक्सट्रीमिटीज़, उसके अंदर एनकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन होती है, ठीक है, एक्सट्रीमिटीज़ की है, और वो बिगिनस होती है बाय द एंड ऑफ एम्ब्रियोनिक पीरियड, ठीक है, जिस तरह से मैंने आपको अभी बताया कि एम्ब्रियोनिक पीरियड के अंदर स्टार्ट होती है प्राइमरी ऑसिफिकेशन, ठीक है। फिर प्राइमरी ऑसिफिकेशन स्टार्ट होती है 12th वीक ऑफ डेवलपमेंट से, उन्होंने बताया, और ये सारी लॉन्ग बोन्स के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। फ्रॉम प्राइमरी सेंटर इन द शाफ्ट ऑफ द डायफिसिस ऑफ द बोन, एनकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन ग्रेजुअली प्रोग्रेस टुवर्ड्स द एंड ऑफ द कार्टिलेजिनस मॉडल, ठीक है। यहाँ मैंने आपको बता दिया कि एंड ऑफ द कार्टिलेजिनस मॉडल के अंदर जो है ये स्प्रेड करती है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे हमारे पास एट बर्थ बताया कि डायफिसिस ऑफ द बोन इज यूजुअली कंप्लीटेड ऑसिफाइड बाय टू एंड्स, द एपिफिशियस आर स्टिल कार्टिलेजिनस, ठीक है, शॉर्टली। और ये सारी बात जो है ये फिर हमारे पास एपिफिशियल प्लेट बन जाती होती है यहाँ पे, बिल्कुल इस जगह पे, ये हमारे पास इस एंड्स पे, इस जगह पे हमारे पास बन जाती है एपिफिशियल प्लेट, जिसको हम कहते हैं ग्रोथ प्लेट, ठीक है। क्या कहते हैं? ग्रोथ प्लेट, ठीक है। दरमियान में हमारे पास होती है बोन, इसका शाफ्ट, ठीक है। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। उसके बाद हमारे पास साइनोवियल जॉइंट्स बताया हुआ है कि बिटवीन द बोन्स बिगिंस टू फॉर्म एट द सेम टाइम दैट मेसेनकाइमल कंडेंसेशन इनिशिएट्स द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग द कार्टिलेज। उसी टाइम पे हमारे पास साइनोवियल जॉइंट्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं जैसे ही हमारे पास मेसेनकाइमल कंडेंसेशन होती है, ठीक है। द रीजन बिटवीन द टू कॉन्ट्रीफाइंग बोन प्राइमोडिया कॉल्ड इंटरजोन, ठीक है। इंटरजोन क्या होता है ये भी इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए। रीजन बिटवीन द टू कॉन्ट्रीफाइंग बोन प्राइमोडिया, दो कॉन्ट्रीफाइंग बोन प्राइमोडिया के दरमियान का जो रीजन होता है उसको इंटरजोन कहते हैं। इसके एग्जांपल में आता है टीबिया और फीमर, जैसे फॉर एग्जांपल एट नी जॉइंट, ठीक है, इनके दरमियान में होता है, ठीक है, इंटरजोन यहाँ पे होता है, ठीक है। उसके अलावा आर्टिकुलर कार्टिलेज के बारे में बताया है, और जॉइंट कैप्सूल फाइब्रस जॉइंट, ठीक है। जॉइंट कैप्सूल जो होता है वो ड्राइव होता है मेसेनकाइमल सेल से, जो कि जिन्होंने सराउंड किया होता है इंटरजोन रीजन को, ठीक है। और फाइब्रस जॉइंट्स होते हैं वो बस सूचर में और स्कल में होते हैं। ये सारी बात मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट हमारे पास लिम्ब मस्कुलेचर आता है। लिम्ब मस्कुलेचर के अंदर आपने इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि वो ड्राइव होता है वेंट्रोलेटरल सेल्स ऑफ सोमाइट्स से, ठीक है। वेंट्रोलेटरल सेल्स ऑफ सोमाइट्स से होता है, ठीक है। अपर लिम्ब बर्ड बनता है हमारे पास C3 से हमारे पास T2 तक, ठीक है। और जो हमारे पास L2 से L5 तक लंबर, और S1 और S2 सैक्रल जो होता है ना, ये हमारे पास बनाते हैं लोअर लिम्ब के वर्टिब्रास, ठीक है, सॉरी लोअर लिम्ब के लिम्ब बर्ड बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट अगर मॉलिक्यूलर रेगुलेशन की बात करें तो यहाँ पे हॉक्स जीन्स होते हैं जो कि पोजीशनिंग ऑफ लिम्ब के अंदर इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट TBX5 और TBX4 का बताया कि फोर लिम्ब जो होती है वो रेगुलेट होती है, उसकी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या होता है TBX5, और हाइंड लिम्ब की होती है TBX4, ठीक है। फिर रेडिकल फ्रिंज की बात की। रेडिकल फ्रिंज होता है ये होमोलॉग ऑफ ड्रोसोफिला फ्रिंज होता है, ठीक है। होमोलॉग ऑफ ड्रोसोफिला फ्रिंज उसका होमोलॉग होता है, इसको हम कहते हैं रेडिकल फ्रिंज। अगर इसके अंदर कोई मसला या कोई भी प्रॉब्लम अगर आ जाए तो हम इनग्रेल्ड 1 जीन को जो है ना वो यहाँ पे मतलब हेल्प करता है, उसकी एक्सप्रेशन होती है, ठीक है। वो रिप्रेस करता है एक्सप्रेशन ऑफ रेडिकल फ्रिंज को, ठीक है। मतलब जो रेडिकल फ्रिंज है इसका जो मतलब ये जो है ये इसके ऊपर एक्सप्रेस कर जाता है, यानी इसको रिप्रेस करता है इनग्रेल्ड 1, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट उसने FGF4 और FGF8 जो हमारे पास दो ग्रोथ फैक्टर्स हैं इनका बताया कि जो हमारे पास, या जैसे आपको यहाँ पे डायग्राम के अंदर डिफरेंशिएशन फ्रंट के बारे में ये आपको थोड़ा दिखाया हुआ है। अनडिफरेंशिएटेड जोन के बारे में उसने बताया कि FGF4 और FGF8 जो है ना वो अनडिफरेंशिएटेड जोन को मेंटेन करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। और ये डिफरेंशिएशन के अंदर इसका रोल होता है रेटिनोइक एसिड का, ठीक है। और हमारे पास जीन होता है मार्कर जीन MEIS1, ठीक है, जो कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है MES, और ये पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। किस प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट करता है? ये हमारे पास आर्म वाले रीजन के अंदर, जिसको हम क्या आर्म वाले रीजन को हमने क्या था कि ये ह्यूमरस और फीमर वाला रीजन, फीमर वाला लेग वाला रीजन था, थाई वाला सॉरी था, और ह्यूमरस वाला स्टाइलोपोड। आर्म वाले रीजन को हम कहते थे स्टाइलोपोड, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास जीन जो होता था वो MEIS1 था, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जीगोपोड था, जीगोपोड के अंदर हॉक्स A11 था, और ऑटोपोड जो था वो हमारे पास, ऑटोपोड के अंदर हमारे पास कौन सा था? हॉक्स A13। ये आपको उन्होंने डायग्राम के अंदर भी शो किया हुआ है यहाँ से कि MEIS1 जो उन्होंने ह्यूमरस का दिखाया हुआ है, ये उन्होंने रेडियस और अल्ना का दिखाया है, और ये उन्होंने कार्पल्स और मेटाकार्पल्स को हॉक्स A13 से डायग्राम में दिखाया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे डायग्राम के अंदर आपने देख लेना अच्छे से, ये प्रॉक्सिमल डिस्टल एंटीरियर पोस्टीरियर और वेंट्रोलेटरल ये लिम्ब की साइड्स हैं ये, ठीक है, तीनों लिम्ब की साइड्स हैं, ठीक है। जो हमारे पास डॉर्सो वेंट्रल है ना, इसके अंदर जो 3 जीन आते हैं Wnt7 इनग्रेल्ड 1 और LMX1, इसको हम कहते हैं BMPs, ठीक है। क्या कहते हैं? BMPs भी कहते हैं, ठीक है। और इसको हम कहते हैं सोनिक हेडजॉग। ये आते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर के अंदर, और प्रॉक्सिमल डिस्टल के अंदर हमारे पास 3 आते हैं रेडिकल फ्रिंज इनग्रेल्ड 1 और SER2, ठीक है। ये आपने याद कर लेना अच्छे से।
फिर यहाँ पे उसने बताया हुआ कि जो डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस होती है वो रेगुलेट होती है बीएमपी से, जो कि हम डायग्राम के अंदर पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्लिनिकल्स के अंदर हमारे पास यही बॉर्न एज किससे डिटरमाइन होती है, एनकोंडल ऑसिफिकेशन से, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास लिम्ब डिफेक्ट्स आ जाते हैं। लिम्ब डिफेक्ट्स में हमारे पास कौन कौन से होते हैं, मीरोमिलिया, एमिलिया, फोकोमिलिया, माइक्रोमिलिया, ये 4 तरह के डिफेक्ट्स होते हैं। मीरोमिलिया में क्या होता है कि जो हमारी लिम्स होती हैं ना, उनकी जो है ना वो पार्शियल एब्सेंस हो जाती है, उसको हम कहते हैं मीरोमिलिया, ठीक है। जो हमारे पास एमिलिया होती है उसके अंदर कंप्लीट एब्सेंस हो जाती है, ठीक है। जो हमारे पास फोकोमिलिया होता है उसके अंदर इरेगुलरली शेप्ड लिम्स होती हैं, ठीक है। और जो हमारे पास माइक्रोमिलिया होता है उसके अंदर लिम्स का साइज़ क्या कर जाता है, डिक्रीज, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। बल्कि इधर हमारे पास ये थैलिडोमाइड ड्रग्स के बारे में बताया हुआ है कि वो वाली मदर्स जो कि प्रेगनेंसी के दौरान थैलिडोमाइड ड्रग्स यूज़ करती हैं, ठीक है, या फिर स्लीपिंग पिल यूज़ करती हैं या कोई भी एंटी नसेंट यूज़ करती हैं, ठीक है। प्रेगनेंसीज के बाद जो बेबीज़ होते हैं ना उनके अंदर ये डिजीज़ होती है, कौन कौन सी, माइक्रोमिलिया, एमिलिया, फोकोमिलिया और मीरोमिलिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये ब्रेकेडेक्टली और सिंडेक्टली का मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि मतलब ब्रेकेडेक्टली जो है वो क्या, उसके अंदर हमारी जो डिजिट्स होती हैं वो शॉर्ट हो जाती हैं। सिंडेक्टली में डिजिट्स जो होती हैं वो फ्यूज़ हो जाती हैं, ठीक है। पॉलीडेक्टली के अंदर क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा फिंगर और टोज, ठीक है, होती है, ठीक है। एक्ट्रोडेक्टली में क्या होता है, एब्सेंस ऑफ डिजिट हो जाती है, ठीक है। इसी तरह लेफ्ट हैंड और फुट की बात की हुई है, इसके अंदर जो हमारी सेकंड और फोर्थ मेटाकार्पल बोन होती है ना, वो हमारे पास जो है वो अब नॉर्मल होती है, ठीक है, और उसके सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, ठीक है। इसी तरह थर्ड मेटाकार्पल एंड फेलेंजियल बोन्स आर ऑलमोस्ट ऑलवेज एब्सेंट एंड वो एब्सेंट होती हैं, ठीक है। और एंड थंब एंड इंडेक्स फिंगर एंड फोर्थ एंड फिफ्थ फिंगर्स में बी फ्यूज, ठीक है, ये फ्यूज हो जाती हैं हमारे पास। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे जीन का बारे में उन्होंने बताया हुआ है कि हॉक से 13 जो होता है म्यूटेशन जब हो जाती है ना उस जीन के अंदर, ठीक है, तो उसके रिजल्ट में क्या होता है, हैंड फुट जेनिटल सिंड्रोम होता है हमारे पास, ठीक है। म्यूटेशन इन हॉक से 13 की वजह से ही हमारे पास सिन पॉलीडेक्टिली होती है, ठीक है। सिन पॉलीडेक्टिली क्या होती है, सिनडेक्टिली और पॉलीडेक्टिली का कम्बिनेशन कर ले तो सिम पॉलीडेक्टिली, ठीक है। नेक्स्ट उसने बताया TBX5 के बारे में। TBX5 क्या जो है अगर उसके अंदर म्यूटेशन आ जाए, हमने पहले पढ़ा था कि TBX5 जो होता है वो फोर लिम्ब को जो है वो मेंटेन करता है, ठीक है। तो TBX5 में अगर म्यूटेशन आ जाती है तो हमारे पास होल टॉरम सिंड्रोम हो जाता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, कैरेक्टराइज बाय द अपर लिम्ब अबनॉर्मेलिटीज एंड हार्ट डिफेक्ट्स, अपर लिम्ब अबनॉर्मेलिटीज या हार्ट डिफेक्ट्स हो जाते हैं, ठीक है। डिजिट्स जो है एब्सेंट हो जाती हैं, इसके अंदर ये सब भी आ जाती हैं, तो पॉलीडेक्टली, सिंडेक्टली, एब्सेंट रेडियस, हाइपोप्लेजिया, ठीक है, ऑफ एनी ऑफ द लिम्ब बॉन्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। इसके अंदर क्या होता है, हमारे सबसे मेन फीचर इसका ये है, फीचर मेन इसका ये है कि आपने ब्लू स्क्लेरा हो जाते हैं इसके अंदर, कोई भी चाइल्ड हो उसके ब्लू स्क्लेरा हो तो हमें पता लग जाता है कि इसको ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा है, ठीक है। शॉर्टनिंग हो जाती है बॉन्स की, बॉइंग ऑफ बॉन्स हो जाती है, हाइपोमिनरलाइजेशन, मिनरल सही से डिपॉजिट नहीं होते बॉन के अंदर, ठीक है, जिसके रिजल्ट में क्या होता है, लॉन्ग बॉन्स में सही से मिनरल डिपॉजिट नहीं होते और फिर फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास कोलेजन की ये जीन होती हैं दो, कोलेजन 1A1 और कोलेजन कॉल A1A1 और कॉल 1A2, ठीक है। टाइप 1 कोलेजन की ये दोनों हमारे पास टाइप्स, ठीक है। तो ये दोनों जीन्स के अंदर अगर अब नॉर्मेलिटी आ जाती है तो हमारे पास तब भी ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट उसने बताया मार्फन सिंड्रोम। मार्फन सिंड्रोम क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास फिब्रिलिन 1 जीन होती है, फिब्रिलिन 1 जीन के अंदर अगर म्यूटेशन आ जाए तो हमारे पास हो जाता है मार्फन सिंड्रोम। उसकी वजह से हमारे पास अच्छा ये भी आपने याद रखना है कि जीन लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम 15q21, ठीक है, मतलब ये भी जो है ना वो इसके अंदर जो क्रोमोसोम है ना इसके अंदर भी अगर म्यूटेशन आ जाए तो मार्फन सिंड्रोम होता है, ठीक है। नेक्स्ट वो हमारे पास है जी कहते हैं अफेक्टेड इंडिविजुअल्स के अंदर क्या क्या होता है, मतलब इन पेशेंट्स के अंदर जिनको मार्फन सिंड्रोम होता है, टॉल एंड स्लेंडर विद लॉन्ग थिन लिम्स हो जाती हैं, ठीक है। स्टर्नल डिफेक्ट्स होते हैं, उसके अलावा हाइपर फ्लेक्सिबिलिटी, डायलिटेशन एंड या फिर और डाइसेक्शन ऑफ असेंडिंग ओर्टा होता है, डिसलोकेशन ऑफ लेंस ऑफ द आई, ये सारी इसके अंदर आ जाती हैं इस पेशेंट के अंदर, ये सारी डिफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास होता है आर्थ्रोगायरोपोसिस। क्या होता है आर्थ्रोगायरोपोसिस, होता है कंजेनिटल जॉइंट कॉन्ट्रैक्चर्स, ठीक है। क्या होता है कंजेनिटल जॉइंट कॉन्ट्रैक्चर्स, मतलब अगर किसी के चाइल्डहुड से ही यानी कि जॉइंट कॉन्ट्रैक्चर के अंदर कोई इश्यूज़ वगैरह हैं, ठीक है, जॉइंट कॉन्ट्रैक्चर है उसको, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं आर्थ्रोगायरोपोसिस, ठीक है। इन्वॉल्व्स मोर देन वन जॉइंट एंड मे बी कॉज्ड बाय द न्यूरोलॉजिकल डिफिसिट्स, ठीक है, डिफेक्ट्स, ठीक है। तो इसके अंदर न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट्स वगैरह की वजह से भी ये हो जाता है। क्लब फुट कॉज्ड बाय द ऑर्थोगायरोपोसिस, क्लब फुट भी हमारे पास ऑर्थोगायरोपोसिस की वजह से होता है, ठीक है। और ये कॉमनली इसकी कॉज जो होती है ना वो आइडियोपैथिक होती है, मतलब इसकी कॉज का हमें मोस्टली जो है वो नहीं पता होता, ठीक है। नेक्स्ट उसने हमारे पास क्या बताया है कि PTEX1 का बताया कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है हाइंड लिम्ब के अंदर, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाती है
कंजेनिटल एब्सेंस और डेफिशिएंसी ऑफ द रेडियस। अगर कंजेनिटली हमारे पास रेडियस बोन एब्सेंट हो जाए या उसकी डेफिशिएंसी हो तो उसको हम कहते हैं क्रेनियोसिनोस्टोसिस, या फिर हम उसको क्या कहते हैं रेडियल एप्लेजिया सिंड्रोम, क्योंकि रेडियस इसमें एब्सेंट होती है। ठीक है, इसके अलावा इसका दूसरा नेम होता है बेलर गेडर्ट सिंड्रोम। ठीक है, क्या होता है बेलर गेडर्ट सिंड्रोम। नेक्स्ट इसके अंदर रेडियस जो है वो कंप्लीट एब्सेंट हो जाती है। ठीक है, फिर हमारे पास आता है एमनियोटिक बैंड्स। एमनियोटिक बैंड्स क्या होती हैं, मे कॉज द रिंग कंस्ट्रिक्शंस। इसके हमारी जो एमनियोटिक बैंड्स में क्या होता है कि हमारे पास जो रिंग्स होती है ना, एमनियोटिक रिंग्स, ठीक है, उनके अंदर कंस्ट्रिक्शन आ जाती है। ठीक है, और एम्पुटेशन ऑफ द लिम्स और द डिजिट्स, लिम्स और डिजिट्स जो होते हैं इनकी एम्पुटेशन हो जाती है। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, मतलब टीयर्स ओरिजिनेट होने लग जाते हैं बैंड्स के अंदर। ठीक है, टीयर्स जब ओरिजिनेट होने लग जाते हैं ना तो हमारे पास क्या होता है कि जो एमनियन हो जाता है ना वो डिटैच हो जाता है और सराउंड द पार्ट ऑफ द फीटस। ठीक है, मतलब फीटस के पार्ट को सराउंड कर लेता है। ठीक है, मतलब मेन आपने ये याद रखना है कि कंस्ट्रिक्शन हो जाती है और एम्पुटेशन हो जाती है लिम्ब की या फिर डिजिट्स की। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पेज पे बताया हुआ है कि कंजेनिटल हिप डिसलोकेशन। ठीक है, इसके अंदर ये आपने जितनी भी डायग्राम्स इस चैप्टर के अंदर आ रही हैं ये आपके ऑस्पी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। ठीक है, जब आपकी ऑस्पी होगी ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं, इन सब को आपने अच्छे से करना है। ठीक है, ये सारी डायग्राम्स। लास्ट में हमारे पास है कंजेनिटल हिप डिसलोकेशन। कंजेनिटल हिप इसके अंदर क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ अंडर डेवलपमेंट ऑफ एसिटाबुलम एंड हेड ऑफ द फीमर। एसिटाबुलम जो कि हमारे पेल्विक बोन के अंदर होता है और हेड ऑफ फीमर जो होता है ना वो ये हमारे पास थाई के अंदर होता है फीमर। ठीक है, तो इन दोनों की हमारे पास कंजेनिटल हिप मतलब डिसलोकेशन या फिर अंडर डेवलपमेंट हो जाती है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं कंजेनिटल हिप डिसलोकेशन। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, एसोसिएटेड विद लैक्सिटी ऑफ द जॉइंट कैप्सूल, इस तरह से होता है। ये वाली डायग्राम आपने लाजमी करनी है, ट्रांसवर्स लिम्ब डेफिशिएंसी। ठीक है, यहाँ तक हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। ठीक है, चैप्टर 12 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपका नेक्स्ट करूँगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।